हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऐसे टेस्ट की बात करेंगे जो सिर्फ मटेरियल्स पर ही नहीं बल्कि हमारे जिंदगी पर भी लागू होता है। वह है टेंशन टेस्ट। टेंशन तो हर जगह है। एग्जाम का टेंशन, पेरेंट्स का टेंशन और वो दोस्त जो हमेशा बोरो करके भूल जाता है उसका टेंशन। लेकिन आज हम किसी और टेंशन की बात कर रहे हैं, मटेरियल पर लगने वाले टेंशन की। तो चलिए इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। मैं कुछ दिनों से बीमार था जिसके कारण आपको वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हो गया और अभी भी आप लोगों को मेरे गले का खराबी समझ में आ ही रहा होगा, तो थोड़ा सा उसे टॉलरेट कीजिएगा। तो टेंशन टेस्ट क्या पता लगता है इससे? जब कोई साइंटिस्ट किसी मेटल के स्ट्रेंथ चेक करता है तो वो उसको स्ट्रेस में डालकर देखता है कि ठीक वैसे ही जैसे हमारे प्रोफेसर एग्जाम में हमें डालते हैं, एक टेंशन में, एक स्ट्रेस में। अब सवाल ये है कि मटेरियल कितना स्ट्रेस झेल सकता है। क्या वो जल्दी हार मान जाएगा या फ्लेक्स करके सरवाइव करेगा? या टेंशन टेस्ट हमें बताता है कि कोई मटेरियल कितना स्ट्रांग है, कितना टफ है और कब तक वो लड़ेगा। हम सबसे पहले जो टेंशन टेस्ट में जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिटरमाइन हम करते हैं, ऐसे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है टेंशन टेस्ट से, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हम मटेरियल के बारे में पता लगाते हैं टेंशन टेस्ट से, उन सभी को यहाँ पे लिस्ट आउट किया गया है। उन सभी चीजों के बारे में सॉम में आप पहले ही जानते हो। सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कोर्स मैंने पहले ही कंप्लीट कर रखा है। यदि आप लोगों ने इसे नहीं चेक किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप सॉम का भी कोर्स चेक कर सकते हो। इन सारे प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में वहां पे डिस्कस किया गया है। यहाँ पे भी मैं हल्का हल्का डिस्कस करूंगा, उतना डिटेल में नहीं, पर हल्का फुल्का मैं चर्चा यहाँ पे करने जा रहा हूँ आपके सामने। सबसे पहला आपका प्रोपोर्शनल लिमिट कहता है ये वो पॉइंट है जहां तक मटेरियल स्ट्रेस को बड़े प्यार से झेलता है और स्ट्रेस स्ट्रेन का रिश्ता बिल्कुल सीधा यानी कि लीनियर रहता है। ठीक है, मतलब क्या है जी? मतलब है सर कि यहां तक आपका जो है वो हुक्स लॉ फॉलो होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक आपका हुक्स लॉ फॉलो करता है, पर जैसे ही ये लिमिट क्रॉस हुआ मटेरियल बोलता है अब मुझसे नहीं हो पाएगा। प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही आपका हुक्स लॉ चलता है। यहां तक कि हम स्ट्रेस अगर दिया रहे तो स्ट्रेन को, या स्ट्रेन दिया रहे तो स्ट्रेस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। तो एक पता रहेगा तो दूसरा को हम प्रोपोर्शनल लिमिट अगर हमें पता है, ठीक है, जैसे यंग मॉडुलस कहते हैं या फिर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं, उसको वो अगर पता रहेगा, ई का वैल्यू पता रहेगा, तो दूसरा को हम आराम से निकाल लेंगे। तो यही आपका प्रोपोर्शनल लिमिट। दूसरा है आपका इलास्टिक लिमिट। कहता है ये क्या होता है सर? कि अब तक मटेरियल इतना समझदार था कि जैसे ही स्ट्रेस हटाओ वो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम संडे रात को जिम ज्वाइन करने का सोचते हैं और मंडे सुबह प्लान कैंसिल कर देते हैं। यही है आपका इलास्टिक लिमिट। अगला है आपका इल्ड स्ट्रेस। इल्ड स्ट्रेस क्या होता है सर? कहता इल्ड स्ट्रेस ये वो पॉइंट होता है जब मटेरियल फाइनली बोल देता है भाई अब और नहीं सह सकता, और परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। यानी इल्ड स्ट्रेस आपका है, इसके बाद आपका क्या शुरू हो जाता है? जिसका परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, यानी अब वो कभी वापस ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। जैसे एक बार पिज्जा खा लिए तो डाइट प्लान वापस नहीं आएगा। अगला है आपका प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है सर? कहता प्रूफ स्ट्रेस कुछ मटेरियल इतने कंफ्यूज होते हैं कि उसका एंड पॉइंट साफ नहीं दिखता है, इसलिए हम आर्बिट्ररी 0.2%, जीरो कितना 0.2% प्रूफ स्ट्रेस निकालते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने रिपोर्ट कार्ड में एक्स्ट्रा मार्क्स मांगते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर प्रूफ स्ट्रेस होता है। इसको हम थोड़ा सा आगे भी डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे बस मोटा मोटी जान लेते हैं कि हम कौन कौन सी चीज डिटरमाइन करने वाले हैं
टेंसाइल टेस्ट में। अगला आपका है यील्ड पॉइंट इलोंगेशन। ये क्या होता है सर? तो ये यील्ड पॉइंट इलोंगेशन क्या होता है जी? तथा यील्ड पॉइंट इलोंगेशन वो स्टेज होता है जब मटेरियल स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद टेम्पररी रिलैक्स करता है और बिना एक्स्ट्रा लोड के थोड़ा और इलोंगेट हो जाता है। बिल्कुल वैसी ही जैसे कि मंडे की सुबह अलार्म बजने के बाद हम क्या करते हैं जी, उसको और स्नूज कर देते हैं, स्नूज मारकर थोड़ा और नींद खींचने लगते हैं। तो यील्ड स्ट्रेस या यील्ड पॉइंट इलोंगेशन का मतलब है, यील्ड पॉइंट इलोंगेशन जब मटेरियल कहता है अब मैं थोड़ा आराम करूंगा, ये होता है यील्ड पॉइंट इलोंगेशन। कहता डेफिनेशन सीधा सीधा बताइए इसे। कहता ये वो एडिशनल स्ट्रेन होता है जो यील्ड पॉइंट के बाद मटेरियल में आ जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा स्ट्रेस को लगाए हुए। ठीक है, यील्ड पॉइंट एलोंगेशन कैसे निकालेंगे जी? ठीक है, यील्ड पॉइंट एलोंगेशन निकालना हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल तो हम लोग देखने वाले हैं यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, हम लोग क्या देखने वाले हैं जी? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये देखने वाले हैं। कहता है ये क्या होता है सर? ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है जो मटेरियल बियर कर सकता है फ्रैक्चर होने से पहले, यानी टूटने से पहले जितना वो सह पाएगा वही है उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, अगला है ब्रेकिंग स्ट्रेस। कहता ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा फिर ये बताइए। कहता जैसे ही मटेरियल फ्रैक्चर होता है उस पॉइंट का स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस कहलाता है। ये है जो झेल लिया, ये है जो जिसपे टूटा। ठीक है, यूटीएस क्या है जी? कहता इतना तो मैक्सिमम झेल सकता है सर। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है जी? कहता इतना पर टूटा था। ठीक है, जिस स्ट्रेस पे वो टूटेगा उसको हम कहेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस। अगला है रेजिलियंस। ठीक है, रेजिलियंस, उसके बाद टफनेस। क्या होता है ये रेजिलियंस टफनेस भाई? कहता है अगर मटेरियल इलास्टिक रेंज के अंदर, कहां तक? इलास्टिक रेंज, इलास्टिक लिमिट तक। ठीक है, इलास्टिक रेंज, ये सारा चीजें मैंने 100 में बहुत डिटेल में समझा रखा है, तो वहां पे भी जाके आपको देखना है। ठीक है, अगर बेहतर ढंग से इसको समझना चाहते हो तो। ठीक है, मैं उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहां से देख पाओ। कहता रेजिलियंस क्या है सर? कहता अगर मटेरियल इलास्टिक रेंज के अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है तो उसे हम रेजिलियंस कहते हैं। ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक लम्हे और छोड़े तक वो फिर से सिकुड़ के अपने शेप में आ जाए, कहता वहां तक वो मैक्सिमम एनर्जी इतना सोख सकता है, उसे हम कहते हैं उसका रेजिलियंस। ठीक है, कहता लेकिन अगर पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा जाए, यानी फ्रैक्चर होने से पहले, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहां तक जाएगा? फ्रैक्चर तक ना जी। तथा फ्रैक्चर होने से पहले, ठीक है, इसी प्रकार से जाता है ना, तो कहता है कि जहां तक इलास्टिक लिमिट है उसके अंदर जितना एनर्जी स्टोर हो गया है सर, ठीक है, तो ये कराता है आपका रेजिलियंस। ये क्या कराएगा जी? कहता है ये कराता है सर रेजिलियंस। लेकिन कहता है पूरा फ्रैक्चर होने से पहले, ठीक है, यानी पूरा ये एनर्जी कहां तक जी? तो कहता है जहां तक ये टूट ना जाए, कहता वहां टूटने से पहले जितना एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, जितना एनर्जी को सोख सकता था, वो एनर्जी कहलाता है आपका टफनेस। ठीक है, यानी पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा जाए तो वो टफनेस को डिफाइन करता है, जो बताता है कि मटेरियल फ्रैक्चर होने से पहले कितना एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना एनर्जी को सोख के अपने अंदर रख सकता है। अगला है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस और टफनेस। कहता है देखो मटेरियल बड़ा ले लोगे ज्यादा एनर्जी रखेगा। ठीक है, मटेरियल ज्यादा मोटा टक रहा है ज्यादा एनर्जी रखेगा। तो कहता ऐसे पता नहीं लगेगा, मटेरियल के बारे में नहीं पता लगा, क्योंकि आप उसका भैया स्टेप बढ़ते जाओगे एनर्जी ज्यादा रेजिलियंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, मोटा कर दोगे पतला कर दोगे तो ऐसे नहीं ना पतला, हम मटेरियल का टेस्ट करना चाहते हैं ना, उसे ज्योमेट्री का थोड़ा ना हम टेस्टिंग करना चाहते हैं, किस ज्योमेट्री में रहेगा तो कितना रेजिलियंस रहेगा, कितना टफनेस रहेगा, नहीं, हम चेक करना चाहते हैं उस मटेरियल का। तो मटेरियल का रेजिलियंस कैसे निकलेगा? ठीक है, तो कहता है रेजिलियंस को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी वो सोख सकता है, इलास्टिक लिमिट तक वो निकल के आ जाएगा। उसी शो को हम एक नया शब्द से दिखाते हैं जिसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। कहता मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या है सर? कहता मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कुछ नहीं, रेजिलियंस ही है, जिस मटेरियल के पास आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो कहता वो इलास्टिक लिमिट है, जितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है वो है उसका रेजिलियंस। बस उस मटेरियल जो भी आपने स्पेसिमेन लिया है
उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए तो आपको निकल के आ जाएगा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। इसी प्रकार से मॉडुलस ऑफ टफनेस है, तो टोटल एनर्जी फ्रैक्चर से पहले कितना झेल पाया और उस स्पेसिमेन का वॉल्यूम कितना था, उस वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी वो सोख के रख पाया, वो था उसका मॉडुलस ऑफ टफनेस। समझ में आ गया? यानी कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस वो एनर्जी होता है जो मटेरियल इलास्टिक लिमिट तक एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और मॉडुलस ऑफ टफनेस वो एनर्जी होता है जो फ्रैक्चर होने तक एब्जॉर्ब करता है, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम में होता है। किसमें होता है? पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम के लिए वो डिफाइन होता है। अगला है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी एंड मिलाइबिलिटी। कहता है डक्टिलिटी एंड मिलाइबिलिटी क्या होता है सर? कहता है कि अगर कोई मटेरियल को बिना फ्रैक्चर हुए बायर के रूप में खींचा जा सकता है तो उसे हम डक्टाइल कहते हैं, ठीक है, और अगर उसे बिना फ्रैक्चर हुए थिन शीट में बदला जा सकता है तो उसे हम मिलाइबल कहते हैं। बाकी कुछ और टर्म्स हैं यहाँ पे जो कि जो ज्यादा है तो उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो हमने क्या क्या समझा जी, ठीक है, तो अधिकतर चीजों को तो हमने देख ही लिया था। कहता है ये यूटीएम यूटीएस क्या था जी? कहता है यूटीएस इस पॉइंट पर पहुंचने वाला मटेरियल अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ दिखाता है, जैसे कोई बॉडी बिल्डर जिम में लास्ट रेप तक फाइट करता है, ठीक है, लास्ट रेप तक फाइट वो करता है, वही है उसका यूटीएस, ठीक है। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या था जी? कहता है ऐसा ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या था? तो जैसे ही मटेरियल का पेशेंस खत्म हुआ वो टूट जाता है, मतलब फ्रैक्चर हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम में हमारा पेशेंस खत्म हो जाता है, उसी प्रकार से है ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। उसी प्रकार से आपका रेजिलियंस है और टफनेस है। कहता है ये क्या होता है सर? कहता है अगर मटेरियल इलास्टिक रेंज में एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है तो उसे रेजिलियंट कहते हैं, और हम मंडे को फ्रेश फील करते हैं। टफनेस वो एनर्जी होता है जो फ्रैक्चर होने तक एब्जॉर्ब होता है, जैसे हम हफ्ते में आखिरी तक हम जो है वो टिके रहते हैं, तो वहीं तक हमारा टफनेस है। अगर डक्टिलिटी और मिलाइबिलिटी क्या है सर? तो अगर कोई मटेरियल बिना फ्रैक्चर हुए बायर में बदल जा सकता है तो वो डक्टाइल है, और हमारे दोस्त जो बातों को लंबा खींचते रहते हैं, और अगर उसे थिन शीट में बदला जा सकता है तो वो मिलायबल होता है, जैसे वह दोस्त जो हर जगह एडजस्ट कर लेता है। तथा मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या है सर? तथा मॉडुलस ऑफ टफनेस यह बताता है कि मटेरियल फ्रैक्चर से पहले कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी जिंदगी में वो कितना दफा गिरकर उठ सकता है, वैसे ही जैसे हम सेमेस्टर एग्जाम में हर बार फेल होते हैं और बार बार एग्जाम देते हैं। एक बार थोड़ा सा और चीजों को जान लेते हैं कि सर कैसे एक्सपेरिमेंट होता है। कहता है ये यूटीएम मशीन पे होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे होता है, आप जानते हो। उसमें स्पेसिमेन एक तैयार किया जाता है, जिसे मान लेते हैं मैंने ये स्पेसिमेन तैयार किया है। इसमें क्या क्या है जी हमारा? कहता है यहाँ पे एल नॉट क्या है भाई? तो कहता है 2 को पॉइंट हमने दे दिया है। स्पेसिमेन लिया था, इसमें 2 को पॉइंट हमने दे दिया है, ठीक है। कहता हमने नहीं देते हैं, हम वहां पे सेट कर देते हैं स्टेंसोमीटर गेज इन दो पॉइंटों के बीच। कहता क्यों सेट करते हैं सर? कि क्या लोड लगाओगे तो वो पॉइंट खींचेगा ना, तो स्टेंसोमीटर क्या करेगा? वो नापते रहेगा कि कितना खिंचाया, कितना लोड पे कितना खींचा, कितना लोड पे कितना खींचा, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एलोंगेशन के लिए हम लगाते हैं स्टेंसोमीटर गेज, ठीक है। पहले उसका हम देख लेते हैं कि भैया उसका ओरिजिनल गेज लेंथ क्या है, ठीक है, ओरिजिनल डायमीटर कितना है, वो सब मशीन अपने आप मेजर कर लेता है, फिर आप भी अपने लिए डेटा रख सकते हो, ठीक है। एक्चुअल मेजरमेंट क्या करेगा जी? तथा लोड लगाएगा और इलोंगेशन देखता है। एक्चुअली वो इन चीजों को मेजर करता है, उसके बाद वो स्ट्रेस और स्ट्रेन अपने ढंग से स्ट्रेस और स्ट्रेन जैसे निकालना रहता है उस प्रकार से अपने फॉर्मूले से वो कैलकुलेट करके आपको जो पूछेगा वो बता देगा। हकीकत तो मेजर क्या कर रहा है? कितना लोड लगाया और कितना इलांगेशन हुआ। यही आपका यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का मशीन जो मेजर करता है वही मेजर करता है, और उसके बाद वो ग्राफ तराफ सब बना के दिखा देता है, ठीक है। लेकिन हम जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जानते हैं जो 100 में पढ़ते हैं, ठीक है, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो है वो सही चीजें नहीं बता रहा है। आप जानते हो कि जैसे ही खिंचाया ये, ठीक है, जैसे दोनों तरफ तुमने फोर्स लगाया, लोड लगाया, ठीक है, ये खींचा खींचा मतलब यार इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो कमा, और खींचे तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो कमा। तो अगर इलोंगेशन ले लो कि कितना खींचा, ठीक है, कितना खींचा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो आप लेते हो स्ट्रेस निकालने के लिए कहते हो, ठीक है। स्ट्रेस कैसे निकलता है जी?
तो स्ट्रेस निकालते हैं सर, लोड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया करते हो तो लोड से को क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर रहे हो आप, क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो कम रहा है और हर एक स्टेज पे कमता जा रहा है, रेगुलर कम रहा है। तो उस प्रकार से काम करो ना फिर। तो कहता ऐसे काम करो कि ओरिजिनल सही चीज वही ना हुआ। तो कहता ऐसे को हम कहते हैं इंजीनियरिंग या कन्वेंशनल या फिर नॉमिनल स्ट्रेस। ठीक है, कहता ये क्या होता है जी, कहता इंजीनियरिंग कन्वेंशनल नॉमिनल स्ट्रेस क्या होता है सर। कहता ये जो है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इसमें हम लोड को ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और इंजीनियरिंग या कन्वेंशनल स्ट्रेन जो होता है अगर वो निकालना है तो जो इलोंगेशन हुआ उसको ओरिजिनल इलोंगेशन शुरुआत में था उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ये ट्रू स्ट्रेस, ठीक है, यानी ट्रू स्ट्रेन की बात करें तो इसमें हम जो अभी का इंस्टेंट लोड है उसको इंस्टेंट, ठीक है, अभी का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से टू स्ट्रेन निकाल रहे हैं तो अभी एक क्षण में कितना इलोंगेशन हुआ और उस वक्त एक क्षण में तो भैया बहुत ज्यादा चेंज आया नहीं होगा, तो उस वक्त उसका लेंथ कितना था उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, और स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो रिलेशन बन के आता है वो ये बन के आता है। ठीक है, ये फॉर्मूले को आपको याद ही रखना है। ठीक है, इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, और आगे भी करेंगे, फिलहाल तो हम फॉर्मूला ही देखेंगे क्योंकि यहाँ का टॉपिक नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ हम टेस्ट ही ना करें, मटेरियल साइंस ना पढ़ रहे हैं जी, यहाँ पे सोम थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम लोग, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन थोड़ी ना पढ़ रहे हैं जिसके पीछे पड़ जाएंगे हम लोग। तो बस फॉर्मूला देखिए और देख के आनंद लीजिए, आप भी लीजिए हम भी लेंगे। ठीक है, कहता ये क्या है जी, ये वाला फॉर्मूला तो कहता है ये ट्रू स्ट्रेस का इंजीनियरिंग स्ट्रेस के साथ रिलेशन है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है जी, कहता है ये जो है वो ट्रू स्ट्रेन का और ये जो इंजीनियरिंग स्ट्रेन है उसके साथ रिलेशन है। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं। कहता क्या अंतर पड़ेगा सर। ठीक है, तो ग्राफ ही देख लो। ठीक है, ग्राफ में ही पता लगेगा कि अगर आप ट्रू वाला लोगे तब क्या होगा। ठीक है, और अगर आप इंजीनियरिंग वाला लोगे तो क्या आपका स्ट्रेस अंतर पड़ने वाला है, ये आपको इसी ग्राफ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे इस एक्सिस पे हमने, ठीक है, क्या रखा है जी, तो कहता है इंजीनियरिंग स्ट्रेन को भी इसी एक्सिस पे रखा है और ट्रू स्ट्रेन को भी इसी एक्सिस पे रखा गया है। ठीक है, ये क्या हो गया, इसी पे रखा गया है। चलिए, तो कहता है कि इसी पर रखा गया है सर, और ऊपर क्या है जी, कहता है इसमें स्ट्रेस रखा गया है, ट्रू स्ट्रेस भी रखा गया है और इंजीनियरिंग स्ट्रेस भी रखा गया है। तो ग्राफ कैसा बन रहा है। ठीक है, तो एक वाला ग्राफ बेचारा इस प्रकार से कुछ बना। ठीक है, और एक वाला ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना। ठीक है, दो अलग अलग ग्राफ आपको देखने को मिला। ठीक है, मतलब कौन वाला है जी, कहता है ये वाला जो ग्राफ है ना सर, ये ओरिजिनल वाला ग्राफ है। ठीक है, ये ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन का ग्राफ। ठीक है, बाकी ये वाला ग्राफ तो तुम 12 पढ़ते आए ही हो। ठीक है, माइल्ड स्टील के लिए देखते आए हो, तो ये वाला है। अगर हम थोड़ा सा फिर से स्पेसिमेन को समझ ले तो स्पेसिमेन क्या है जी, कहते हैं एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन जिसमें हम माइल्ड स्टील का इस्तेमाल करेंगे या फिर कॉपर या एल्यूमिनियम का, को दोनों सिरों से हम पकड़ कर क्या लगाएंगे, टेंसाइल लोड लगाते हैं। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा स्पेसिमेन का इलास्टिक और फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, जाहिर सी बात है। कहता एक पॉइंट के बाद स्पेसिमेन टूट जाता है और हमें उसका स्ट्रेंथ मिल जाता है, मशीन नाप के दे देगा आपको उसका स्ट्रेंथ। ठीक है, अब कहता है कि अगर डायलॉग मोड में इसी को हम समझे तो कहता है स्पेसिमेन अगर रेडी है तो वो क्या बोलेगा, कहेगा भाई मुझे तोड़ कर दिखाओ। लेकिन जैसे हम टेंसाइल लोड अप्लाई करेंगे तो क्या बोलेगा वो, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। और अगर टेंसाइल लोड अप्लाई करने के बाद इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा तब क्या बोलेगा स्पेसिमेन, कहेगा भाई अब और नहीं सहा जाता। और जब उसका फ्रैक्चर हो जाएगा तब क्या बोलेगा वो, कहेगा बस भाई अब छोड़ दो मैं टूट गया। ठीक है, तो ये होता है आपका स्पेसिमेन का हालत जब उसे अल्टीमेट टेस्टिंग मशीन पर यूटीएम पे रखा जाता है। अच्छा, एक और टर्म है स्ट्रेन हार्डनिंग, ये भी चर्चा कई बार हो चुका है। ठीक है, कि स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है अभी। ठीक है, नहीं तो आगे भी चर्चा करेंगे कि स्ट्रेन हार्डनिंग होता क्या है और स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट वगैरह क्या है, तथा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद मटेरियल कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यानी पीठ पे कोई आदमी होता है ना कि जितना झेलेगा उतना ही मजबूत होते जाएगा। ठीक है, तो उसी को कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, स्ट्रेन होगा तो बेचारा हार्ड भी धीरे धीरे होता जाएगा। ऐसे हम आगे बताने से पहले ही चर्चा कर देते हैं कि इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, जो हम पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है।
तो थोड़ा सा चर्चा ही कर लेते हैं। कहता अगर हम लोग सीधे सीधे बात करें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, तो कहता है कि हर मटेरियल के लिए ये अलग अलग होगा और गेट में अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रूफ स्ट्रेस के बारे में, थोड़ा वो जाना था और भी जानेंगे डिटेल में हम लोग। मतलब प्रूफ स्ट्रेस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत से लॉ में इम्पॉर्टेंट होता है और ईएसी में जरूर पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम रिजिलियंस की बात करें, हम रिजिलियंस और टफनेस की बात करें, ठीक है, रिजिलियंस और अगर हम टफनेस की बात करें तो कहता अलग अलग होते हैं ये दोनों। जानते हैं कि रिजिलियंस और टफनेस में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस होता है और इंटरव्यू में अक्सर इससे बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें और सही जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए ये इंटरव्यू वगैरह में पूछा भी जाता है और बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते भी है इसमें। तो अगला है आपका स्ट्रेन हार्डनिंग। ये सारा चीजें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है, इसी वीडियो लेक्चर में। कहता स्ट्रेन हार्डनिंग और स्ट्रेंथ कॉफिशिएंट जो है, ठीक है, स्ट्रेंथ कॉफिशिएंट यहाँ पे है। कहते ये सारा चीज जो है मटेरियल साइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इन सारे चीजों को हमको याद रखना है, ठीक है। ये हमने मैन्युफैक्चरिंग जो आपने का जो पढ़ाया है प्रोडक्शन, ठीक है, उसमें हमने प्रोडक्शन में इसको चर्चा किया है, वहां पे भी चर्चा हुआ है, आगे भी चर्चा होगा। और जब हम लोग मेंस यूपीएससी के मेंस की तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स कर रहे हैं ना, तो मेंस की तैयारी करेंगे तो वहां न्यूमेरिकल जब लगाना होगा तब भी ये सब फॉर्मूले काफी काम आएंगे। अब एक एक पॉइंट को जो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में काफी ज्यादा आता है, उसके बारे में यहाँ पर भी देख लेते हैं। हम लोग 100 में देख ही चुके हैं। कहता है इंडस्ट्रीज क्या होता है, स्ट्रेस एट विच द मटेरियल सोच appreciable plastic deformation at constant stress without any strain hardening। तथा yield stress वो पॉइंट होता है, ठीक है, जहां से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है विदाउट स्ट्रेन हार्डनिंग। तथा सम मेटल्स लाइक माइल्ड स्टील, ठीक है, एमओ जेडएन सीडी एग्जिबिट्स वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट, ठीक है। कुछ में यील्ड पॉइंट साफ साफ दिख जाता है कि यहाँ पे यील्डिंग शुरू हो गई है और कई जगहों पे यील्डिंग नहीं दिख पाती है, ठीक है। यील्ड पॉइंट भी जो होता है वो दो देखने को मिलता है, एक अपर यील्ड पॉइंट और एक लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। पता है ये जो है यील्ड पॉइंट यहाँ पे जो हुआ है, ठीक है, वो यील्ड पॉइंट इलोंगेशन जो इतना जो हुआ है, ये चर्चा लग रहा है, ये यील्ड पॉइंट इलोंगेशन कहलाता है, जो मैंने अभी भी चर्चा आपसे किया भी, ठीक है। तो ये होता है। बाकी जो जगहों पे जो स्ट्रेस ऊपर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, ये क्यों हो रहा है जी, कहता है ये स्ट्रेन हार्डनिंग के कारण हो रहा है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन स्ट्रेन हार्डनिंग के कारण ही इसका स्ट्रेस थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, नहीं तो नहीं बढ़ना चाहिए था। तो ये भी आपको इंटरव्यू वगैरह में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ठीक है बताइए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब ये है सर कि खींचे और तुरंत लम्हा जाए, तो उसमें हमारा स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है। स्ट्रेस तो ठीक है, हल्का सा भी फोर्स लगाए, स्ट्रेस लगाए, उसको लम्हा जाना चाहिए था, ये ऐसा थोड़ी ना होता है। उसका भी तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के दौरान भी तो स्ट्रेन हार्डनिंग होगा, तो स्ट्रेन हार्डनिंग का कारण ही ये स्ट्रेस यहाँ पे इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। इंक्रीज जो स्ट्रेस कर रहा है वो इसी कारण से कर रहा है। इस चीज को थोड़ा सा फनी वे में अगर समझें तो इलास्टिक लिमिट तक मटेरियल कहता है रिलैक्स, मैं वापस आ सकता हूँ। यील्ड स्ट्रेस के बाद मटेरियल चिल्लाता है अब तो डैमेज परमानेंट होगा ही। ये जैसे कि आपका एग्जाम में याद रखने के लिए आप ये डायलॉग याद रख सकते हो कि यील्ड पॉइंट वो स्टेज है जब मटेरियल बोलता है बस भाई अब वापस नहीं जाऊंगा, इसके बाद नहीं, ठीक है। इसके तक तो ठीक है लेकिन इसके बाद मैं वापस अगर एक बार खींच दिए तो मैं खिंचा जाऊंगा, फिर वापस नहीं जाऊंगा। अब कॉन्सेप्ट है प्रूफ स्ट्रेस का। कहता प्रूफ स्ट्रेस या जिसे हम ऑफसेट यील्ड स्ट्रेस कहते हैं, कहता ये क्या होता है, ठीक है। कहता जब यील्ड पॉइंट क्लियर नहीं होता है तब जाके ऐसी चीजें, मतलब सीधे सीधे एक नुकीला सा यील्ड पॉइंट आएगा तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे जाके इसे गोला बन गया है तो एग्जैक्ट यील्ड पॉइंट अगर नहीं दिख रहा है तब जाके आपको प्रूफ स्ट्रेस या ऑफसेट यील्ड स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। तथा कुछ मटेरियल जैसे कौन कौन है जी, तथा एल्युमिनियम है, कॉपर है, यहाँ पर सबका नाम दिया हुआ है, एल्युमिनियम, कॉपर, निकेल, CuN, Li, AuAg, Pt, Pb, ये जितने भी हैं, ठीक है। तथा ये सारे के सारे जो होते हैं उसमें एग्जैक्ट यील्ड पॉइंट नहीं होता है। तथा ऐसे में क्या करेंगे सर, कहता इसे में ऐसे में हम 0.2% प्रूफ स्ट्रेस कॉन्सेप्ट यानी कि 0.2% ऑफसेट मेथड से यील्ड स्ट्रेस निकालते हैं, ठीक है।
यानी कि अगर हम कहें कि कुछ लोगों की जिंदगी में क्लियर बाउंड्री नहीं होती है, उन्हें गाइड करना पड़ता है, जैसे कॉपर को प्रूफ स्ट्रेस से हम गाइड करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट उसका इल्ड पॉइंट जो होता है वो नहीं दिखता है कि कहाँ पे इल्डिंग हो रही है। अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख ले, that a proof stage is defined as a stage corresponding to a specified amount of permanent strain। ठीक है, जब तक इतना स्ट्रेन हो जाएगा तब जाके हम उसको देखेंगे। ठीक है, कहता है ये क्या है, द प्रूफ स्ट्रेस इज यूज्ड एज मेजर ऑफ yield stress for certain alloy which does not exhibit well defined yield point like copper, aluminum, Ni, alloy, Au, silver, Pt, etc। कहता है इसमें क्या करता है, 0.2% प्रूफ स्ट्रेस, कहता 0.2% मतलब सर 0% का 100वां भाग यानी कि 0.002। ठीक है, इसको आपको देखना है कि 0.002 कहाँ पे है, वहां पे देखना है और उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, जो आपका 0.2 पर जो स्ट्रेस आ रहा है उसी को हम प्रूफ स्ट्रेस कह देंगे। प्रूफ स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। प्रूफ स्ट्रेस का पिक्चर में आता है जी, कहता है जब वेल डिफाइंड आपका यील्ड स्ट्रेस नहीं होता है तब जाके आपका ये पिक्चर में आता है। ठीक है, एग्जैक्ट यील्ड पॉइंट नहीं दिखता है तो क्यों पिक्चर में आता है जी, कहता प्रूफ स्ट्रेस पिक्चर में आता है। अगला है रेजिलियंस और टफनेस। रेजिलियंस टफनेस को तो मैंने कितनी बार डिटेल में बताया आपको। ठीक है, कहता है कि अगर आप लोड और इलोंगेशन वाला ही कर्व देखो जो कि बना के देता है आपका यूटीएम मशीन। ठीक है, एक तरफ लोड है और दूसरी तरफ इलोंगेशन है। ठीक है, कहता है कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक। ठीक है, अगर आप प्रोपोर्शनल लिमिट मान लेते हैं यहाँ पे है, कहता है यहाँ तक जितना एनर्जी ये सोख के रखा मटेरियल, ये मतलब कौन मटेरियल है ना, मटेरियल में टेस्टिंग हो रहा है, मतलब जितना एनर्जी सोख के रखा ये पूरा एनर्जी को ही हम रेजिलियंस कहते हैं। ये वाला पूरा एनर्जी एनर्जी निकलता है इसके। ठीक है, पी और ई के नीचे का कर्व का एरिया ही ना जी, तो कहता है ये जो एरिया निकल के आया है यही है आपका टोटल एनर्जी और वो किसके बराबर होगा जी, कहता रेजिलियंस के बराबर होगा। कहता फिर टफनेस क्या है सर, कहता है ये तो भैया आप चर्चा कर रहे थे, वो चर्चा कर रहे थे आप कहाँ पे जी, कहता है कि इलास्टिक लिमिट से नीचे। कहता मटेरियल उतना ही एनर्जी झेल सकता है कि नहीं, वो तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने से पहले उतना एनर्जी झेल सकता है। कहता उसके बाद सर कि उसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा तब भी फ्रैक्चर होने से पहले कुछ ना कुछ एनर्जी तो वो झेल ही लेगा। कहता वो जो एनर्जी झेलता है ये वाला टोटल एनर्जी कब तक जी, कहता फ्रैक्चर होने से पहले का एनर्जी, यानी वहां तक कर्व का जो पूरा एरिया है वो एरिया कहलाता है आपका टफनेस। क्या कहलाता है ये टफनेस। कहता मॉडुलस ऑफ की बात हम बात करें सर, कहता ये अगर बात करोगे तो आपको पर यूनिट वॉल्यूम में जाना पड़ेगा। ठीक है, कहता यही रेजिलियंस को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो ये मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में चले जाओगे तो पोर्ट ऑयल या क्या कहता है इसको जी, कहता है सर ये तो आपका जो है वो लोड और इलोंगेशन के बीच का ग्राफ है ना, लेकिन आप स्ट्रेस और स्ट्रेन इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का ग्राफ में दे जाओगे। ठीक है, तो उसके नीचे अगर आप इलोंगेशन लिमिट एरिया निकालोगे तो वो क्या दिखा, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, और अगर टोटल एरिया निकाल दोगे आप फ्रैक्चर पॉइंट तक, ठीक है, तो वो देगा मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो उम्मीद करते हैं आपको कि चारों पॉइंट रेजिलियंस, टफनेस, मॉडुलस ऑफ टफनेस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्लियर हो गया होगा। ये कि यहाँ भी बताया है और 100 में भी बताया है, तो वहां भी जाके आपको देखना चाहिए। तो यदि मैं पूछूं कि रेजिलियंस और टफनेस कौन ज्यादा सह सकता है, ठीक है, कहता है रेजिलियंस स्ट्रेस आया, एब्जॉर्ब किया और वापस नॉर्मल कंडीशन में चला गया। ठीक है, यानी इलास्टिकली मिलते कहना है कि उसको लगा के लोड छोड़ोगे तो वापस अपने सेट में चला जाएगा ना, यानी प्योरली इलास्टिक बिहेवियर जब तक दिखाएगा तब तक रेजिलियंस पिक्चर में रहेगा। टफनेस क्या है जी, कहता स्ट्रेस आया, एब्जॉर्ब किया और टूटने से पहले तक झेला, यानी इलास्टिक प्लस प्लास्टिक बिहेवियर के बीच जितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया है वो कहलाता है टफनेस। ठीक है, अगर डेली लाइफ एग्जाम्पल से अगर हम इस चीज को समझे तो कहता रेजिलियंट इंसान का मतलब है कि हल्की परेशानी आई, झेला और फिर से खुश खुश हो गया, जो मतलब परेशानी से पहले जो कंडीशन था उसी कंडीशन में वापस लौट आया, मतलब वो रेजिलियंट इंसान है। टफ इंसान वो क्या होना है जी, मतलब बड़ी परेशानियां आई लेकिन टूटे बिना वो सह लिया। ठीक है, उसमें परेशानियां आई, उसमें चेंजेस भी आए, और परेशानियां जिंदगी में आती है तो आदमी में बदलाव भी आता है, और उसमें बदलाव भी आया। ठीक है, लेकिन वो टूटने से पहले जितना एनर्जी झेल लिया वो था उसका टफनेस।
ठीक है। और एक इंसान जो है उसमें क्या आया, कुछ परेशानी आया उस वक्त तो भैया उसमें, पर जब परेशानी आया तो बदलाव आया, और जैसे परेशानियां हटा तो पहले जैसा है इंसान वो बन गया। ठीक है। तो वो है उसका रिजिलियंट इंसान, उसको हम कह सकते हैं कि वो रिजिलियंट इंसान है। रिजिलियंट इंसान, RESILIENT, रिजिलियंट इंसान वो है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको रिजिलियंट टफनेस, मॉडुलस ऑफ रिजिलियंस और मॉडुलस ऑफ टफनेस समझ में आ गया होगा। लगता है कि मैं बहुत सारी चीजें पढ़ा दिया और वीडियो पॉज का पॉज था। ठीक है। तो मुझे एक बार फिर से, चूंकि मुझे जानकारी नहीं है तो मुझे फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। क्या हम लोग चर्चा कर रहे थे जी? तो हम चर्चा कर रहे थे आपका रेजिलियंस का, टफनेस का, मॉडुलस ऑफ टफनेस का, और हम मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का, जो कि कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। जैसे हम लोगों ने बताया आपको, हम चर्चा कर रहे थे इस फॉर्मूले का। ठीक है। इस फॉर्मूले की चर्चा कर रहे थे जिसमें है सिग्मा, ये आपका यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2E, ये फॉर्मूला है आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का। ये हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब अगला कॉन्सेप्ट है आपका स्टिफनेस का। किसका है जी? स्टिफनेस का। कहता स्टिफनेस कितना रेसिस्ट कर सकते हो, यही आपका स्टिफनेस। ठीक है। कहता कभी कभी हार्ड सरफेस पर जंप करने की कोशिश की है, कभी मैंने हार्ड सरफेस पे जंप करने की आपने कभी कोशिश की है, तो कहता वो आपको जो है वो टेरम जो पुलाइन है, ट्रैम्पोलाइन है, उसकी तरह नहीं उछल पाओगे, बल्कि तुरंत क्या हो जाएगा, रोक देगा, वो तुरंत रुक जाओगे आप। यही होता है स्टिफनेस। ठीक है। एक होता है जैसे जंपिंग मशीन, जब बच्चा उछलते ना रहता है, मेरा में लगा रहता है या फिर मॉड्यूल में। ठीक है। ट्रम्पलाइन इसको बोलते हैं। तो काला वाला चदरा, जो चादर जैसा लगा रहता है, ठीक है, उसमें बच्चा लोग उछलते रहता है, तो वही है आपका ट्रम्पलाइन। कहता है ये क्या होता है जी? कहता है ये इसमें तो तुम उछल ही चुके हैं, लेकिन सरफेस पे उछलो, क्या उसी प्रकार से जर करेगा? कहता नहीं। कहता यही है आपका स्टिफनेस। कहता क्या है स्टिफनेस सर? कहता स्टिफनेस को डिफाइन किया जाता है कि एज रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल अगेंस्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो काम करता है उसको, ये रेसिस्टेंस जो के लिए काम करता है, रेसिस्टेंस के जैसा काम करता है, उसी को हम स्टिफनेस कहते हैं। ठीक है। स्टिफनेस इज डिफाइंड एज रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ताकि इलास्टिक डिफॉर्मेशन उसका ना हो पाए, उसके लिए जो उसके अंदर मटेरियल के अंदर जो रेसिस्टेंस है उसी को कहते हैं हम लोग स्टिफनेस। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं जी? स्टिफनेस। ठीक है। यानी मटेरियल कितना रेसिस्ट करेगा बेंड होने से पहले, वही है उसका स्टिफनेस। ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, यंग मॉडुलस की, तो यंग मॉडुलस स्टिफनेस का मेजर है। हम यंग मॉडुलस ई से, जो अभी अभी फॉर्मूला में मैंने ई कहा तो वो क्या था जी? कहता यंग मॉडुलस था। तो स्टिफनेस का मेजर हम यंग मॉडुलस से करते हैं, जो स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो होता है। ठीक है। प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का जो रेशियो होता है वही क्या होता है जी? यंग मॉडुलस। और यही आपकी स्टिफनेस को बताता है। ठीक है। अगर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ग्राफ में आप इस चीज को समझिए कि जब जब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो एक दूसरे को के प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसके बीच का जो ग्राफ है वो लीनियर ग्राफ है, तो उसका जो लीनियर ग्राफ का जो स्लोप होगा वही होगा आपका ई, यंग मॉडुलस। ठीक है। वही क्या होगा? यंग मॉडुलस। ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाए तो उसका स्लोप ही हमें स्टिफनेस बताता है। जितना स्टिफ ग्राफ है उतना ज्यादा उसका स्टिफ मटेरियल है। ठीक है। अगर हम डक्टिलिटी की बात करें सर, कि डक्टिलिटी क्या है सर? डक्टिलिटी कहता है कितना तुम खींच सकते हो। ठीक है। कहता इमेजिन करो कि अगर कोई चीज खींच रहे हो, जैसे च्युइंगम को, च्युइंगम चबाते हो ना जी, तो खींचते हो मुंह से निकाल निकाल के, क्लास में चिपका देते हो इधर उधर, तुम लड़कियों के बाल में चिपका देते हो, तुम लोग बदमाशी करते रहते हो। कहता इमेजिन करो कि आप किसी जो खींच रहे हो जैसे कि च्युइंगम को, अगर वो बिना टूटे लंबी खींचती है तो उसे हम कहते हैं कि ये कैसा है? कहता है डक्टाइल मटेरियल है। कैसा है? तो कहता है डक्टाइल मटेरियल। यानी कि डक्टिलिटी का डेफिनेशन क्या बना? तो डक्टिलिटी का डेफिनेशन क्या बना? तो कहता है डक्टिलिटी का डेफिनेशन, डक्टिलिटी को डिफाइन किया जाता है कि एज एबिलिटी टू मटेरियल टू अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर टेंसाइल फोर्स।
टेंसाइल फोर्स लगने पर उसका अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब वो डक्टाइल मटेरियल है। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें कि डक्टिलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, तो बायर ड्राइंग करना है आपको। अगर डक्टाइल मटेरियल नहीं है तो उसका बायर नहीं बन पाएगा। केबल्स उसका बनाना है, नहीं बन पाएगा अगर डक्टाइल मटेरियल नहीं है तो। रॉड ड्राइंग ड्राइंग करना है, ठीक है, ड्राइंग ऑपरेशन में, तो रॉड ड्राइंग जो एप्लीकेशन है उसमें भी डक्टिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मेजरमेंट की अगर हम बात करें कि डक्टिलिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, तो हम लोग डक्टिलिटी को परसेंटेज इलोंगेशन या परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया से मेजर करते हैं, ठीक है। परसेंटेज इलोंगेशन, ठीक है, कितना पहले लेंथ था, शुरुआत में कितना लेंथ था, जो कितना मैंने अभी लेंथ हो गया, खींचे ना जी उसको, कितना लेंथ खिंचा के हो गया, फाइनल लेंथ कितना हो गया, इनिशियल लेंथ को घटाओ और इनिशियल लेंथ से डिवाइड कर दो इनटू 100, ठीक है। ये उसका कहलाता है परसेंटेज इलोंगेशन, ठीक है। यही आपका परसेंटेज इलोंगेशन जो है वो इंडेक्स ऑफ डक्टिलिटी है, कि वो मटेरियल जो है वो कितना ज्यादा डक्टाइल है, ये आपको परसेंटेज इलोंगेशन बताता है। अगला कॉन्सेप्ट है आपका मिलायबिलिटी। कहता है मिलायबिलिटी क्या होता है सर? कहता है, ये कहता है कितना शेप बदल सकते हैं। मिलायबिलिटी क्या बताएगा? कहता है कितना शेप मटेरियल बदलेगा। अब इमेजिन करो कि एक ब्लैक स्मिथ मेटल को हैमर से पीट रहा है। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार जो है वो एक हैमर देकर वो किसी लोहे को पीट रहा है, और पीट पीट के उसको एकदम फ्लैट चपटा बना देता है, ठीक है। इतना बना लिया, पीट पीट के एकदम प्लेट जैसा बना दिया, चपटा बना दिया, ठीक है। कहता अगर वो बिना टूटे से बदल लेता है तो वो मिलायबल है। अगर उसको मार के टेढ़ा लंगड़ा कर लिया है, कभी मार मार के चदरा बना दिया है, अगर ऐसा कर दिया है, उसमें क्रैक नहीं आया है, इसका मतलब वो क्या है? मिलायबल है, मिलायबल मटेरियल है, ठीक है। अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कहता है कि मिलायबिलिटी को डिफाइन किया जाता है एज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एग्जिबिट एक्सटेंसिव प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर कंप्रेसिव फोर्सेस। कंप्रेसिव यानी कि उसको पीट पीट के, यहाँ पे इलोंगेट खींच खींच के देख रहा था, लंबा तार बना रहा था, यहाँ पीट पीट के उस पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, मतलब अंतर है, ठीक है। आपको डक्टिलिटी और मिलायबिलिटी में अंतर है। डक्टिलिटी में हम खींच रहे थे, टेंसाइल फोर्स से उसको देख रहे थे कि क्या कर सकता है, यहाँ पे तो ब्रेकेज होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि कितना इससे बदल सकता है बिना डिफॉर्म डिफॉर्म हुए। उसको हम कहते हैं, उसका क्या जी, बता, मिलायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो मिलायबिलिटी क्या समझे कि एज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एग्जिबिट एक्सटेंसिव प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर कंप्रेसिव फोर्सेस। इंपॉर्टेंस क्या है जी? कहता है आपको कॉइन बनाना है, सिक्का बनाना है, सरकार में आप लगे हो और सरकार का काम है सिक्का बनाना, तो सिक्का बना रहे हो। आपको सीट बनाना है, चदरा बनाना है, ठीक है, मेटल फॉर्मिंग में, कैसे बनाओगे? कहता मिलायबल मटेरियल रहेगा तब ना, बिना मिलायबल मटेरियल को बना दोगे, ठीक है। और जैसे आपको एल्युमिनियम का फॉयल बनाना है, मान लेते हैं एल्युमिनियम फॉयल मैन्युफैक्चरिंग आपको करना है, आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाई है और आपको एल्युमिनियम के फॉयल को मैन्युफैक्चरिंग करना है, ठीक है। तो इसमें क्या जरूरत है? अगर हम मिलायबिलिटी की जरूरत है। इसमें अगर मिलायबिलिटी नहीं रहेगा तो हम उस मटेरियल का ये सब ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। अगर मेजरमेंट की हम बात करेंगे, सर हम मिलायबिलिटी को कैसे मेजर करेंगे, कौन कितना ज्यादा मिलायबल है, तो इसके लिए हम मेजर करेंगे परसेंटेज रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन एरिया, कि हम मार मार के कितना एरिया को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, जैसे कि भैया शुरुआत में कितना एरिया था, बाद में तो चैप्टर ना होगा, तो एरिया कितना रहा, ठीक है, डिवाइडेड बाय शुरुआत में एरिया इनटू 100। इससे हम चेक करेंगे कि वो कितना मिलायबल है। अब आपका मटेरियल साइंस एक दो वीडियो का मेहमान है, एक दो वीडियो में इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था कि ये सी मेंस वगैरह का हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, उस प्रकार किस प्रकार से आंसर लिखना है। मटेरियल साइंस को एकदम बिल्कुल कंप्लीट करके छोड़ेंगे, तो कुछ भी रहने नहीं देंगे। तो हमारे साथ बने भी रहना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जल्दी से जल्दी मैं इसे कंप्लीट करूँ। तो अगला कॉन्सेप्ट है आपका स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग में काफी डिटेल में चर्चा हो चुकी है, कई जगह को मैं बता चुका हूँ, ठीक है। पिछला वीडियो देखा होगा तो वहां पर भी स्ट्रेन हार्डनिंग आया था। कहता स्ट्रेन हार्डनिंग क्या है? स्ट्रेंथ कॉफिशिएंट और स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट के बारे में हमें जानकारी लेना है। तो कहता है कि उसमें क्या करना है जी, कहता है कि अब हमें स्ट्रेन कॉफिशिएंट के और स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट, जो कि एन से हम दिखा रहे हैं,
पर ये वो सुपर हीरोज है जो मटेरियल की स्ट्रेंथ और टफनेस को मेजर करता है। ये दो चीज, ठीक है, एक आपका के है और एक आपका एन है। ये दो चीज जो है वो एकदम से सुपर हीरो समझ लो कि सुपर हीरो है जो मटेरियल की स्ट्रेंथ और टफनेस को मेजर करता है। अगर हम डिफाइन करना चाहें इसको, ठीक है, कहता स्ट्रेंथ कॉफिशिएंट के बताता है कि टोटल स्ट्रेन के यूनिट स्ट्रेस पर कितना इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, स्ट्रेंथ कोफिशिएंट क्या बताता है जी कि टोटल स्ट्रेन के यूनिट स्ट्रेस पर कितना फर्क पड़ता है। ठीक है, यही स्ट्रेन हार्डनिंग कोफिशिएंट क्या बताता है, कहता है ये बताता है कि मटेरियल स्ट्रेन के साथ कितना हार्ड हो सकता है। इन क्या बताता है, इन बताता है कि मटेरियल स्ट्रेन के साथ कितना हार्ड हो जाता है। स्ट्रेन अगर बढ़ाते जाए तो हार्डनिंग उसका हो रहा है तो कितना हार्ड हो सकता है। ठीक है, इक्वेशन इक्वेशन आपके सामने है। ठीक है, यह रिलेशन हमें ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन कर्व भी देता है जो कि ये है आपका। ठीक है, ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस, इसी में लॉग लगा दोगे तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से बन जाता है, इसी में लॉग लगाओगे तो फॉर्म कुछ इस फॉर्म में बदल जाएगा और ये बाई इक्वल टू एम प्लस सी का लीनियर ग्राफ बनाता है। तो ये लीनियर ग्राफ इस प्रकार से बन रहा है। तो दिक्कत, तो ये चीजें है आपका। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें अगर हम, ठीक है, तो कहता अगर n का वैल्यू आपका 0.1 से लेकर 0.5 के बीच रह गया, ठीक है, 0.1 से 0.5 के बीच अगर है तो मटेरियल अच्छा टफनेस और फॉर्मेबिलिटी दिखाएगा। अगर ऐसा मटेरियल में ये इसके बीच अब n का वैल्यू है तो वो अच्छा टफनेस भी दिखाएगा और साथ साथ वो फॉर्मेबिलिटी भी, यानी कि उसको पीट पीट कर बढ़िया से कुछ चीज बनाना है तो उसको बनाना आसान है। सॉरी, आसान नहीं, फॉर्मेलिटी को ये क्या करता है, कहता है ये दिखाएगा, टफनेस दिखाएगा, फॉर्मेलिटी का मतलब किसको से आसानी से बना सकते हैं। और कहता है इन जो है जितना बड़ा होगा, इनका वेट जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा मटेरियल स्ट्रेन को रसिस्ट करेगा। जितना इन बढ़ेगा इसका मतलब उतना ज्यादा मटेरियल क्या कर रहा है, जितना स्ट्रेन को रसिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपका एक्सपोनेंट। ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट और स्ट्रेंथ कोफिशिएंट। ठीक है, मैं जो चीज आपको बता रहा है वो सारा चीजें लिखा हुआ भी है, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह बहुत ज्यादा है, किसी बच्चे का नोट्स है उसमें काफी सारे मिस्टेक्स किए हैं। कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सिग्मा ऑक्साइड कर्व फॉर वेरियस मटेरियल। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है और ये है किसके लिए, वेरियस मटेरियल, ताकि देख के बता दो कि किसका मटेरियल है, क्या ग्राफ है। जैसे ब्रिटल मटेरियल कोई भी रहे, ग्राफ दे देता, कहता है इसमें से कौन कास्ट आयरन का ग्राफ है। कास्ट आयरन का ग्राफ जो होगा वो इस प्रकार से बहुत जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार शेप है, इसका मतलब वो ग्रे या व्हाइट कास्ट आयरन है। ठीक है, या उसका हार्डन स्टील है या ब्रास है या सिरेमिक्स है। ठीक है, यानी काफी ज्यादा ब्रिटल है। ब्रिटल मटेरियल जैसे हो गया ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, सुन लीजिए। हार्डन स्टील, ग्लास, सिरेमिक्स, इसका ग्राफ छोटा और स्टिफ होता है। ठीक है, स्टिफ होता है, स्टिफ नहीं है, स्टिफ होता है। मतलब ये ज्यादा स्ट्रेस नहीं झेल सकता और जल्दी फ्रैक्चर इसमें हो जाएगा। ब्रिटल मटेरियल है, टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाओगे तो फ्रैक्चर इसमें तुरंत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग पॉलीमर की बात करें तो पॉलीमर का ग्राफ अलग होता है। ये पहले इलास्टिक बिहेवियर करते हैं और फिर सडनली सॉफ्ट होकर डिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसका मन है जैसे तैसा अलग अलग शेप में रहता है। ठीक है, पॉलीमर की अगर बात करें, अगर हम डक्टाइल मटेरियल की बात करें, जैसे आपका माइल्ड स्टील हो गया, डक्टाइल मटेरियल में कौन कौन है, ज्यादा माइल्ड स्टील हो गया, जैसे आपका कॉपर हो गया, ठीक है, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, ये सब हो गया। कहता है इसका ग्राफ लंबा और कर्व होता है। ठीक है, इसका ग्राफ क्या होगा, कहता है लंबा और कर्व्ड होगा। ठीक है, मतलब कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद भी सरवाइव कर जाता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद भी क्या कर रहा है, कहता सरवाइव कर रहा है अगर स्टील है वो तो। ठीक है, सरवाइव कर लेता है। पॉलीमर में तो मैंने बताया ही आपका। तो ये पूरा किस्सा है। यहाँ पे कुछ और भी दे रखा है कि अलग अलग कार्बन परसेंटेज रहेगा तो उसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, 0.2% कार्बन मतलब ज्यादा ब्रिटल हो गया जी, तो ब्रिटल वाला स्ट्रक्चर में चला जाएगा। ज्यादा तुमने कार्बन को बहुत ज्यादा नहीं डाला तो वो स्टील बन गया, तो वो माइल्ड स्टील वाला प्रॉपर्टी को इस प्रकार से फॉलो करेगा।
इस प्रकार के ग्राफ बनते हैं, और अगर ऑप्शन में दे रखा हो तो आप तुरंत डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ को गेस कर लेना। ठीक है, तो इस इंसान में तुरंत ब्रेक कर जाएगा वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं दिखाता है, कौन, ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में लोचे मत खिलाना, जिसने से लोचा खाना है, जिसने लोचा नहीं खिला देना है। ठीक है, तो ब्रिटल मटेरियल डक्टाइल मटेरियल समझ में आ गया, तो ये पूरा कोर्स आपको समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं मजा आया होगा। कोशिश करेंगे कि और इसको इंटरटेनिंग बनाया जाए, लेकिन क्या करें, ये 12 बजे से हमने 11 बजे से लगे हुए हैं इसमें सब कुछ तैयार करने के साथ, और ये 1 डेढ़ बज रहा है रात को, तो उतना एनर्जी बचता नहीं है, और तुम लोग एनर्जी रहने भी नहीं देते हो, क्योंकि इसको शेयर नहीं कर रहे हो, लोगों तक पहुंचा नहीं रहे हो तुम लोग। ठीक है, वो एनर्जी बचता है तब ना उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग ढंग से बनाने की कोशिश किया जाता है, नहीं तो लगता है यार खत्म हो गया, जल्दी से खत्म करो इसको। ठीक है, तो वो फिर आ जाता है कि इसमें हम चाहते थे कि इसको और डिटेल में करते जाए, मटेरियल साइंस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है हमारे पास, तो उसको वहां तक पहुंचने की हम लोग चेष्टा कर रहे थे, और तुम लोग हो कि यहीं पर आपने मटियाना शुरू कर दिए हो। नहीं, आपको भी मत नहीं देखना है वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं कि शुरुआत तो किए हैं देखना से, लेकिन लास्ट लेक्चर तक पहुंच नहीं पाए हैं। ठीक है, तो वहां तक पहुंचना भी है आपको, और पहुंचने के साथ साथ दूसरों को भी पहुंचाना है, दूसरों तक भी इसको शेयर करना है। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था।